हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लास्ट सेशन में हमने जो डायरकी सिस्टम है इसकी फेलियर की कोजेस के एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919 है इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन। मीन जो एक्ट कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने के लिए इसको फॉर्म किया गया है, क्या एक्चुअल में रिफॉर्म हुए या नहीं हुए। तो आज हम इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे जिसमें हम इस एक्ट की सिग्निफिकेंस करेंगे एंड इसके डिफेक्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, मेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको हम कहते हैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो इंडिया में हुए थे, इसकी वजह से कौन सी जो हमारी डिमांड्स थी वो फुलफिल हो पाई हैं। फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हम स्टार्टिंग से यही डिमांड कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इसको इस्टेब्लिश किया जाए। एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये कहती है जब हमने प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम है इसको लॉन्च किया है, इसके लॉन्च होने से जो प्रोविंसेस हैं प्रोविंसेस में एब्सोल्युटली कंप्लीट लेवल पर जो डायरकी सिस्टम के थ्रू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ये इस्टेब्लिश हो जाती है। इस तरह वो कहते हैं कि डायरकी के थ्रू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो गई। नंबर 2, इलेक्टेड मिनिस्टर्स इन द प्रोविंसेस। पहले क्या होता था, इस एक्ट से पहले जो मिनिस्टर थे वो ऑफिशियल होते थे, तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं मीन्स इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं लिया जाता था। तो इस एक्ट के थ्रू इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उनको भी इलेक्ट किया जाने लगा, जिसकी इलेक्शन होती थी जिनको हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहते हैं। तो ये मेंबर्स मिनिस्टर बन गए थे इन द प्रोविंसेस। इस तरह जो लोगों के द्वारा इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू डायरेक्ट इलेक्शन। हम यही तो डिमांड कर रहे थे कि डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए। तो पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन थी उसको लॉन्च किया जाता है 1919 के एक्ट के थ्रू ही इनडायरेक्ट इलेक्शन है इसको लॉन्च किया जाता है। ऑल्दो इस टाइम जो फ्रेंचाइज थी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, वुमन को राइट नहीं था कि वो वोट कास्ट कर सके। एंड इसके अलावा जिसको वोट देने का राइट था वो भी किसके ऊपर बेस्ड था, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। या फिर जिसको ब्रिटिश से टाइटल मिले होते थे उनको ही वोट देने का राइट था। लेकिन इस टाइम डायरेक्ट इलेक्शन है वो तो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडिया में भी आज के टाइम में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, इसमें 3 लिस्ट हैं। उस टाइम इसमें 2 लिस्ट थी, एक थी सेंट्रल लिस्ट, नंबर 2 पर थी प्रोविंशियल लिस्ट। इस तरह 2 पार्ट्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। जो सेंट्रल लिस्ट थी, सेंट्रल लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे एंड प्रोविंशियल लेवल पर जो लिस्ट थी इसमें 51 सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस। मीनिंग क्या हुआ, अब सेंटर एंड प्रोविंसेस में जब सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं उस तरह इनकम के सोर्स हैं उनको भी डिवाइड कर दिया जाता है। आज के टाइम में भी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिवाइड हुए हैं। तो जो डिवीज़न है 1919 के एक्ट के थ्रू स्टार्ट की जाती है। तो इस तरह जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है इसके पास कस्टम ड्यूटी था, इनकम टैक्स थे एंड जो प्रोविंशियल लेवल के गवर्नमेंट थे इस पर लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन थी, ये डिपार्टमेंट प्रोविंसेस के पास आते थे। तो इनकम के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, किस सोर्स से आपको इनकम मिलेगी उसको भी डिवाइड किया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर of Secretary of State for India started to bear from the Treasury of England। पहले क्या था
कि ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, इसकी काउंसिल थी, उसका एक्सपेंडिचर इंडिया करता था। अब क्या किया गया, 19 के एक्ट के थ्रू ये एक्सपेंडिचर है इंग्लैंड के खजाने से जाने लगा। तो अब जब इंग्लैंड है वो खुद एक्सपेंडिचर करती है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, सुपरवाइज कर रही थी। एंड 35 के एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसके कुछ मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया जाता है और इसको एडवाइजरी काउंसिल भी बना दिया जाता है, क्योंकि अब सारा का सारा एक्सपेंडिचर किसके पास था, इंग्लैंड के थ्रू ही हो रहा था। तो जो कुछ बर्डन है, इंडिया का टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, इनकी एक्सपेंशन होती है, चाहे सेंट्रल लेवल थे चाहे प्रोविंशियल लेवल था। सेंट्रल लेवल पर इनफैक्ट बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, उसको स्टार्ट किया जाता है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर में अपर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस में 60 मेंबर्स थे एंड लोअर हाउस में 145 मेंबर्स थे। एंड जो लेजिस्लेचर है प्रोविंसेस में, उसमें सिंगल कैमरल ही था, एक ही हाउस था, उसमें भी 55 से लेकर 160 तक मेंबर्स हो सकते थे। इस तरह लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, इनकी काउंटिंग है, इसको इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। आज भी सेंट्रल लेवल पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर ही चल रही है। तो जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है वो स्टार्ट कब होती है, 1919 में। तो उस टाइम भी इसमें लोअर हाउस एंड अपर हाउस, 2 हाउसेस हैं, इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। जो लोअर हाउस थी इसमें 60 मेंबर्स एंड अपर हाउस में 145 मेंबर्स थे। इस तरह बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इन सेंटर। आज भी हमारी कंट्री में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर, मीनिंग एक नई पोस्ट है इंडियन हाई कमिश्नर, इसको अपॉइंट किया गया था। जो इंडियन हाई कमिश्नर था, ये क्या करता था, जो इंडिया का ट्रेड है इसके ऊपर सुपरविजन करता था, इसको पूरी तरह कंट्रोल करता था, इसको एक्सपेंड करने के लिए स्टेप्स लेता था। रिफॉर्म करने की ड्यूटी किसकी थी, इंडियन हाई कमिश्नर की थी। एंड जो स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ते थे, उनके जो इंटरेस्ट हैं इनको प्रोटेक्ट करने का काम इंडियन हाई कमिश्नर करता था। इस तरह इंडियन की जो डिमांड्स थी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए इंडियन हाई कमिश्नर है, अलग से एक पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियंस इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इसमें जो इंडियंस थे इनकी काउंटिंग को इंक्रीज किया जाता है। तो जो 1909 का एक्ट था, इसमें एक मेंबर को इंक्लूड किया जाता है। अब कितने मेंबर हो जाते हैं, 3 मेंबर्स हो जाते हैं। तो इसमें 3 मेंबर्स जो लॉ, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इन इंडियंस को दिए जाते हैं। इस तरह इंडियन ने इसमें कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की डिमांड की थी, वो कुछ लेवल तक फुलफिल हो जाती है। लेकिन जो डिमांड कर रहे थे, सभी की सभी डिमांड फुलफिल नहीं होती है। हम फिर भी इनके अंगेज थे। जो रिफॉर्म एक्ट है, इसके क्या क्या डिफेक्ट्स थे। अब हम करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट के क्या क्या डिफेक्ट्स थे। फर्स्ट वन इज लिमिटेड राइट टू वोट। जो राइट टू वोट था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। हमने डायरेक्ट इलेक्शन की डिमांड की थी, ऑल्दो वो फुलफिल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमको वोट देने का राइट नहीं मिलता है। सिर्फ कुछ पर्सन्स थे जो क्रीमी लेयर थी, सिर्फ उनको ही एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलता है। इस तरह जो एक्ट था, इसमें बेसिक प्रॉब्लम थी कि आम लोगों को वोट देने का राइट नहीं मिला था। नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ द
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हम ये चाहते थे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन क्या किया जाने लगा, इसको एक्सपेंड किया जाने लगा। हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, सिख के नाम पर। उसके बाद इन्होंने क्लास इलेक्ट्रोट है वो भी स्टार्ट कर दी, जिसमें ट्रेडर्स को या फिर जो भी यूरोप लैंडलॉर्ड्स हैं इनको भी ये रिप्रेजेंटेशन देने लगे थे। इस तरह इन्होंने कम्युनल एंड क्लास इलेक्ट्रोट है वो स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की पावर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड वास्ट पावर थी, चाहे वो प्रोविंसेस लेवल पर डायआर्की सिस्टम है, ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं और दो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, सब में किसका कंट्रोल चलता था, गवर्नर जनरल का चलता था। सेंट्रल लेवल पर भी अगर लेजिस्लेचर कोई बिल पास कर देती थी तो उसको भी वो रिजेक्ट कर सकता था। इस तरह गवर्नर जनरल बहुत ही ज़्यादा डेस्पोटिक होता था, उसके पास अनलिमिटेड और रियल पावर्स थी। नेक्स्ट इज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। हम डिमांड कर रहे थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, जो प्रोविंसेस हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इस्टेब्लिश की गई, लेकिन सेंटर में इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही रही। जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल होती थी वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं होती थी, वो किसको आंसरेबल होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल थी, ना कि इंडियन लेजिस्लेचर को आंसरेबल होती थी। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो इंडियन मिनिस्टर्स थे, इनका कहना नहीं मानते थे। अगर जो इनकी पावर्स को रिड्यूस कर देते थे तो सिविल सर्वेंट्स हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इनकी शिकायत कर देते थे, तो इनकी दोबारा से पावर्स इंक्रीज हो जाती थी। जो सिविल सर्वेंट्स थे लेजिस्लेचर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज limited power of the members of the legislative assembly over the budget, मीनिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पावर्स दी गई, लेकिन उनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, तो बजट के मैटर में तो और भी ज़्यादा लिमिटेड थी। उनको उनके ऊपर राइट नहीं था कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। जो बजट था उसका 60% पोर्शन ऐसा था जिसमें डिस्कशन भी नहीं कर सकते थे। तो जो बजट मेन होता है, बजट के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली को, इंडियंस को कोई राइट ही नहीं दिए गए। एंड नेक्स्ट इज डिफेक्ट्स ऑफ डायआर्की सिस्टम। जो डायआर्की सिस्टम प्रोविंसेस में लॉन्च किया गया था इसके बहुत ज़्यादा डिफेक्ट थे। जो सब्जेक्ट्स हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवीज़न की गई, लेकिन जो डिवीज़न थी बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं थी। जो एग्रीकल्चर है ट्रांसफर सब्जेक्ट था, लेकिन जो इरिगेशन है रिजर्व सब्जेक्ट था। इस तरह इनकी डिवीज़न साइंटिफिक ना होने की वजह से डायरेक्ट सिस्टम है प्रोविंसेस में सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाया। एंड नेक्स्ट इज हाई कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो हाई कमिश्नर था वो लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, एंड इनडायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिस्पॉन्सिबल था, जिसको चाहिए था कि वो रिस्पॉन्सिबल बने लेजिस्लेचर का, लेकिन लेजिस्लेचर का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। एंड लास्ट वन इज नो प्रॉमिस टू गिव डोमिनेंट स्टेटस टू इंडिया। हम ये चाहते थे कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस है वो दिया जाए। डोमिनेंट स्टेटस का मीनिंग क्या होता है कि इंडिया है वो सेल्फ रूल करेगा, और जो ब्रिटिशर का कंट्रोल है, लोकल गवर्नमेंट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हम खुद करेंगे। सेल्फ रूल करने की हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी डोमिनेंट वर्ड है इसको यूज़ ही नहीं किया गया। तो इस तरह जो 1919 का एक्ट था इसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स भी थे, जिस वजह से जो इंडियंस की डिमांड फुलफिल नहीं होती हैं। एंड ये टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जब नेशनल मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, इंडियन है ब्रिटिशर के अंगेंस्ट हो जाते हैं,
पूर्ण स्वराज की डिमांड होने लगती है। इसीलिए जे एक्ट है, इस एक्ट की कमियों की वजह से 1935 में नया एक्ट पास होता है। तो जो 1935 का एक्ट है वो कैसे पास होते हैं, उसके क्या क्या कोजेस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।